हो गया। एक डेढ़ घंटे के लिए गप बंद कर दो, फिर रिज्यूम कर लेना। चलो, हम लोग लास्ट क्लास में जो है पहले तो कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वस्तु का रंग है, उसको खत्म किए थे। वहां तक किसी को डाउट था? नहीं। उसके बाद नया टॉपिक उसमें लास्ट क्लास में शुरू किए थे, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको एक बार हम और एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, कल का क्लास थोड़ा फास्ट हो गया था, हमको एक दो स्टूडेंट बोला कि सर थोड़ा सा फास्ट हो गया, थोड़ा सा पेस स्लो कर दीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा हम स्लो, सबके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। कुछ लोग को समझ में आ गया, ठीक है, हम चाहते हैं कि सबको समझ में आए। तो किसी को भी दिक्कत हो, एक बात, हेलो, हाँ, एक बात और, अगर दिक्कत हो तो क्लास में भी बोल सकते हो कि सर प्लीज थोड़ा स्लो पढ़ाएं, या सबके सामने बोलने में अगर अजीब लग रहा है तो क्लास के बाहर भी हमसे डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर प्लीज थोड़ा सा धीरे पढ़ा दीजिएगा। वो है, ठीक है। समझ, देखो सबका पेस है ना, सबके हिसाब से हमको चल रहा है ना, वो पेस तुमको चल रहा है, लेकिन कुछ लोग को दिक्कत हो रहा है, तो हम, मेरा काम है कि सबको ही समझे ना, जो समझने आया है। तो अगर क्लास के, आवाज कट रहा है बीच में, अगर क्लास के पेस में दिक्कत हो तो हाँ, अगर क्लास के पेस में दिक्कत हो तो क्लास में भी बोल सकते हो कि सर थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा। और कोई डाउट आए तो हाथ खड़ा करके पूछो ना, इतना शर्माते क्यों हो? मतलब क्लास में आपस में शर्माना क्या है? कौन तुम्हारे बगल में मतलब जान भी जाएगा भाई इसको नहीं समझ में आया, तो बगल वाला कौन सा बड़का आईएएस अफसर है बैठा हुआ है यहाँ पे? कल को सब आईएएस अफसर बने, सब एसएससी क्लियर करे, सब क्लियर करे, भगवान करे। लेकिन मेरे कहने का मतलब अभी किस बात का दूसरे से शर्माना, एक दूसरे से? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज हाथ खड़ा करके पूछो बीच में, ठीक है? नहीं समझोगे तो टाइम वेस्ट होगा ना उस मोमेंट पे। अगर वो बात नहीं समझे तो पूरा उसके आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज उस समय पूछ लिया करो, कोई हिचकिचाने शर्माने का कोई बात नहीं है, ठीक है? चलो, हम लोग एक बार रिवीजन कर देते हैं, क्विक रिवीजन, कि प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग क्या बोले थे? कि सबसे पहले हम लोग बोले थे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है अगर वो एक सेम माध्यम में, किसी एक मीडियम में रहे तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। माध्यम मतलब जिसके थ्रू गुजर रहा है, जहां से प्रकाश चल रहा है, जिसके थ्रू, उसको हम लोग माध्यम बोलते थे। जैसे कि माध्यम हवा हो गया, माध्यम निर्वात हो गया, माध्यम पानी हो गया, पानी में अगर प्रकाश जा रहा है तो पानी उसका माध्यम हो गया, माध्यम ग्लास हो गया, माध्यम डायमंड हो गया। अलग अलग जिन चीजों के थ्रू प्रकाश जा सकता है वो उस प्रकाश का क्या हो जाएगा? माध्यम हो जाएगा। तो अगर एक माध्यम में है तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में गया तो प्रकाश अपने सीधी रेखा से विचलित होता है, मतलब वो सीधी रेखा में नहीं चल के कहीं वो मुड़ जाता है, ठीक है? हल्का सा वो मुड़ जाता है। अब वो कहां मुड़ता है, कैसे मुड़ता है, इसके लिए दो एग्जांपल हम लोग देखे कि या तो वो सरल सघन मीडियम से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए। विरल मीन्स इंग्लिश वालों के लिए रेयरर, और सघन मीन्स डेंसर, ठीक है? विरल मीडियम यानी कि जहां पे कम पार्टिकल्स हो, कम एरिया में कम पार्टिकल्स हो, जहां पे ज्यादा तेजी से लाइट जा रहा है। और सघन मीडियम मतलब थोड़ा ज्यादा पार्टिकल है, मतलब लाइट का स्पीड थोड़ा स्लो हो गया है। इसमें दो एग्जांपल देखे। पहला एग्जांपल देखे कि विरल मीडियम से, ठीक है, सघन मीडियम में जाना, यही देखे थे ना पहला, ठीक है? इसमें सबसे पहले दोनों मीडियम के बीच एक हम क्या खींच दिए? नॉर्मल। नॉर्मल खींचना मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री का एक लाइन खींच दिए दोनों मीडियम के बीच। यहां तक क्लियर है? ठीक है, प्रकाश आ रहा है भाई, तो कटा कटा लग रहा है, एक ही लाइन खींचते हैं, 90 डिग्री का एक लाइन खींच दिया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल, परपेंडिकुलर, ठीक है, अलग अलग वो बोल रहे हैं इसको, ठीक है? अब ये आया मेरा प्रकाश, प्रकाश आया तो ये क्या हो जाएगा? हल्का ये मुड़ जाएगा, ठीक है? अगर विरल मीडियम से सघन मीडियम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश आएगा तो जो माध्यम का कोना है वहां से जैसे ही दूसरे माध्यम में घुसेगा उसमें कुछ बदलाव आएगा। बदलाव आएगा मतलब जैसे अगर वो जा रहा है, अगर वो ऐसे ही चलते रहता, सबको बोर्ड दिख रहा है ना, ये अगर ऐसे ही चलते रहता, अगर ऐसे ही चलते रहता तो ये सीधे ऐसे आना चाहिए था प्रकाश को, है ना? लेकिन ऐसे प्रकाश नहीं आके हल्का सा वो मुड़ जाता है। किसके तरफ मुड़ जाता है वो?
नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, ये जो है एंगल जो प्रकाश जो घुसा और नॉर्मल से जो बना है उसको हम लोग क्या बोले थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और प्रकाश जो बाहर निकला उसका एंगल किससे, नॉर्मल से जो बनाया उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन का एंगल बोलते थे। यहां तक क्लियर है। विरल से सघन आएगा तो प्रकाश सीधा नहीं जाके अपने नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। इसका ठीक उल्टा होगा जब सघन से विरल में जाएगा। ठीक है, टेंसर इसको सघन हो गया, ठीक है, और ये हो गया रेयरर। फिर से हम दोनों के बीच एक नॉर्मल खींचेंगे, प्रकाश ऐसे आएगा, अगर सीधा जाता तो ऐसे जाता है ना, सीधा नहीं जाके वो नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगा। ये नॉर्मल है तो इससे इसके पास नहीं आके इसके दूर जाएगा। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सबको समझ में आ रहा है यहां तक? प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तो उसके चाल में, उसकी सीधी चाल से वो विचलित हो जाता है। मतलब या तो वो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, दाहिने जाएगा बाएं जाएगा, ऐसे पकड़ लो। तो दाहिने बाएं जाएगा, ये दाहिने बाएं से तो नहीं डिसाइड होगा, कोई एक फिक्स पॉइंट मानना पड़ेगा जिसके हिसाब से हम बताएंगे। तो वो फिक्स पॉइंट के लिए क्या किए कि दोनों जो प्लेन है, दोनों जो सतह है, उस पे एक 90 डिग्री का इमेजिनरी लाइन खींच दिए। उस 90 डिग्री इमेजिनरी लाइन के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि प्रकाश किधर जा रहा है। बात समझ रहे हैं? दोनों माध्यम के बीच का एक 90 डिग्री लाइन खींच दिए। ये लाइन जो है अब डिसाइड करेगा कि प्रकाश किधर जाएगा, उस लाइन के तरफ जाएगा या उस लाइन से दूर जाएगा। जब हम लोग विरल से सघन जा रहे हैं तो उस लाइन के तरफ मुड़ेगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा था, जिस दिशा में जा रहा था प्रकाश, उससे मुड़ के वो नॉर्मल की दिशा में हल्का मुड़ जाएगा, हल्का सा। और अगर उल्टा हो जाए, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो क्या होगा, वो नॉर्मल से हल्का दूर के तरफ मुड़ जाएगा और तब वैसे फिर सीधी रेखा में चलेगा। फिर अब ये एक मीडियम में आ गया तो ये ऐसे ही सीधी रेखा में चलते रहेगा। बात समझ में आ रहा है यहां तक? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा किससे बनाते हैं हम लोग? नॉर्मल से बनाते हैं। ठीक है, यहां तक कुछ कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे कि अपवर्तन किन किन चीजों में होता है, जिससे तुम्हारा ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, घर जाके अगर क्वेश्चन कल देखे होगे तो पता चला होगा कि क्वेश्चन ये जनरली नहीं पूछेगा कि पास जा रहा है नॉर्मल के या नॉर्मल से दूर जा रहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो घटना है इसमें कौन सा प्रक्रिया हो रहा है या इसमें क्या हो रहा है। कोई घटना दे देगा और पूछेगा इसमें क्या प्रक्रिया हो रहा है। जैसे कि दे देगा कि रात में तारा जो है टिमटिमाता है, ठीक है, वो क्यों होता है, क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग जो है इसी में अपवर्तन के कारण ही वो रात में तारा टिमटिमाता है। यहां पे हम थोड़ा सा इसका समझा दिए थे, ये नहीं भी समझ में आए तो चलेगा। तुमको मेन जानना है कि तारा टिमटिमाता है क्यों, अपवर्तन के कारण। हो सकता है कल हम ये पार्ट ज्यादा समझा दिए हो तो कुछ लोग को नहीं समझ में आया कि क्यों टिमटिमाता है। वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का बहुत सारा लेयर होता है वातावरण का, तो हर लेयर एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, अलग माध्यम हो जाएगा। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश आएगा तो अपने डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। मतलब प्रकाश ऐसे दूसरे माध्यम में जाते जाते ऐसे ऐसे आएगा, तो कोई आदमी यहां पर है, कभी उसको प्रकाश मिलेगा और कभी उसको प्रकाश उसका नहीं मिलेगा। तो मतलब कभी लगेगा कि बुझ गया है, कभी लगेगा कि ज्यादा हो गया, कभी लगेगा कम हो गया, कभी लगेगा ब्राइटनेस ज्यादा हो गया है। तो इसीलिए उसको लगेगा कि तारा क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है। तो इसका रीजन हो गया मेरा अपवर्तन। समझ में आया सबको? दूसरा हो गया कि सूर्य जो है 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, या सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य हमको दिखता है। उसका भी रीजन हम लोग बताए कि भले हमको लाइन ऑफ साइट, मतलब हमको जो दिख रहा है जहां तक उसके नीचे हो सूरज, लेकिन जब उससे प्रकाश जब आ रहा है तो वो अपवर्तन करते हुए मेरे आंख तक पहुंच रहा है। अगर मेरे आंख तक उससे कोई चीज का प्रकाश आ रहा है मतलब हम उसको देख पा रहे हैं। जैसे इसको हम अगर देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बॉडी से मेरे प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंख तक आ रहा है। लेकिन वहां सीढ़ी पे नीचे कोई खड़ा है, उसको हम क्यों नहीं देख पा रहे? कि उससे प्रकाश जो निकल रहा है, जो प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके बॉडी से, वो हम यहां पे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम में सीधी रेखा में चलेगा। तो अगर सीढ़ी से सीधी रेखा चलेगा तो ऐसे चलेगा। जैसे ये मान लो, ये इस डेस्क के नीचे ये सीढ़ी है मान लो, तो सीढ़ी से सीधी रेखा में चलेगा तो ऐसे चलेगा। अब हम यहां खड़ा होकर तो इस प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, मेरे से तो ऊपर से चला गया, तो हम उस चीज को नहीं देख पा रहे। हम तुम लोग को क्यों देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट मेरे आंख पे प्रकाश आ रहा है। तो वही बात सूरज में क्या होता है, सूरज जब मेरे पृथ्वी मान लो ऐसे है, यहां हम खड़े हैं, तो मेरा लाइन ऑफ साइट ये है, ठीक है, इतना इसके ऊपर जो भी रहेगा वो चीज हम देख सकते हैं। सूरज जो है इसके नीचे है तो हमको दिखना
नहीं चाहिए था। ये बात नहीं समझ में आया। यहां हम अगर खड़े हैं तो हमको जो मेरे अभी वही बात बताया ना, सीधी रेखा का प्रकाश हमको सिर्फ सीधी रेखा में जो भी चीजें हैं वो दिखेगा। मेरे जो सीधी रेखा से नीचे की चीज है वो हमको नहीं दिखना चाहिए आंख के सीधी रेखा के। लेकिन सूरज नीचे जाने के बाद क्यों दिखता है? क्योंकि इससे जो प्रकाश है वो घूम जाता है। अगर सीधा चलता तो ऐसे चला जाता, हम तक यहां पे नहीं पहुंचता, या यहां चला जाता तो यहीं रुक जाता। ये चीज दिख रहा है डायग्राम। अगर ये सूरज से जो प्रकाश निकल रहा है या तो ऊपर चला जाएगा, या अगर सीधी रेखा में चलता तो ऐसे चला जाता, हम तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ये सीधी रेखा में चलता या ऐसे चलता, हम तक पहुंचने के लिए प्रकाश को क्या होगा? घूमना पड़ेगा, तभी हम तक पहुंचेगा ना। ये बात नहीं समझ में आ रहा है? फिर से एक यहां पे और नीचे कर देते हैं, ये समझाने के लिए नीचे करते हैं, नीचे से लेकिन हम समझाने के लिए नीचे कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम हैं तो इससे जो अगर प्रकाश निकल रहा है, अगर सीधी रेखा में जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, लेकिन हम तक जो है वो नहीं पहुंच सकता है। इसका मतलब ये प्रकाश अगर यहां से जाके और ऐसे मुड़ मुड़ के हम तक पहुंच सकता है, वो मुड़ मुड़ प्रकाश को मोड़ता कौन सा घटना है? अपवर्तन मोड़ता है प्रकाश को जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो वैसे ही सूरज की रोशनी जो है वातावरण के बहुत सारे माध्यम से गुजर रहा है, अलग अलग डेंसिटी वाला, अलग अलग घनत्व वाला वातावरण से गुजर रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है? प्रकाश हल्का, सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है? मुड़ते जा रहा है, बेंड करते जा रहा है। बेंड करते करते वो मेरे 2 मिनट बाद, सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक भी मेरे आंख तक वो पहुंच रहा है। मेरे आंख तक डायरेक्टली अगर उसका प्रकाश पहुंच रहा है, मतलब हम उसको देख पा रहे हैं। इसीलिए सूर्यास्त के 2 मिनट बाद और सूर्योदय के 2 मिनट पहले भी हम सूर्य को देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि भाई सूर्योदय के, यही कि सूर्योदय के पहले 2 मिनट तक सूर्य, 2 मिनट पहले ही सूर्य को क्यों देख पाते हैं, या सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक क्यों देख पाते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ में आ रहा है यहां? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग दिए कि पानी में जो डंडा रखे, घर जाके ये किए थे कोई? एक बाल्टी पानी ले लो, आधा डंडा, आधा से थोड़ा ज्यादा, आधा से थोड़ा कम, मतलब पार्शियली, अंशतः डंडा को डुबा दो। ये मान लो पानी है तो ऐसे डुबा दे तो डंडा जो है वो मेरा हमको टेढ़ा दिखेगा। टेढ़ा क्यों दिखेगा? क्योंकि जो उसका पूरा उसका डायग्राम हम कल बनवाए थे कि उसका लाइन ऑफ साइट जो है वो मुड़ा हुआ लगेगा, तो इसीलिए हमको लगेगा कि डंडा मेरा जो है वो टेढ़ा है। तो वो भी किसके कारण हो रहा है? अपवर्तन। अपवर्तन कहां से, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रहा है? क्या क्या? पहला कौन सा मीडियम है? माध्यम का नाम पूछे, कौन सा माध्यम में था? पहले वो पानी से आ रहा है ना, पानी में डंडा मुड़ा हुआ दिख रहा है, तो पानी से जो लाइट आ रहा है, तो पहला मीडियम नीचे जो है वो क्या है? पानी है, जो मेरा हो गया डेंसर मीडियम। और फिर आ रहा है वो लाइट, कहां आ रहा है? एयर में आ रहा है, हवा में आ रहा है, यानी कि वो आ गया है सरल मीडियम में। कोई भी चीज हम देख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना कि हम इसको इसीलिए देख पा रहे हैं कि इससे लाइट जो है टकरा के मेरे आंख तक आ रहा है, तो वो पानी के अंदर से लाइट मेरे आंख तक आ रहा है, इसीलिए हम देख रहे हैं। वो लाइट पानी के अंदर से आ रहा है, मतलब पहले कौन से मीडियम में था, कौन से माध्यम में था लाइट मेरा? डेंसर मीडियम, पानी में। और फिर वो आ गया मेरे आंख तक, मतलब वो रेयरर मीडियम में आ गया। ठीक है, सघन मीडियम से वो विरल मीडियम में लाइट आया, मतलब लाइट हल्का मुड़ेगा। जब मेरा सघन मीडियम से विरल मीडियम में लाइट आ रहा है, प्रकाश जो है सघन मीडियम से विरल मीडियम तक आ रहा है, तो प्रकाश क्या हो रहा है? हल्का बेंड कर रहा है, मुड़ रहा है, मुड़ रहा है। इसी के कारण हमको लग रहा है कि अंदर डंडा जो है वो क्या है? हल्का मुड़ा हुआ है। बात समझ में आया? उसके अलावा हम एक लास्ट एग्जांपल और दिए थे कि मछली या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज पानी के अंदर, कोई भी चीज अगर मान लो, देख रहे हो, हम मछली से एग्जांपल दिया था, कोई भी चीज पानी के अंदर हमको देख रहे हैं, तो वो जितने दूरी पे दिख रहा है वो उससे ज्यादा दूरी पे है। मतलब वो जो हमको जो दिख रहा है उससे वो वास्तविक गहराई उससे ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट का। अगर सतह देख रहे हैं तो सतह उससे ज्यादा है, जिसका एग्जांपल भी दिए थे कि बचपन में मम्मी या पेरेंट्स, हम लोग के गार्जियन बोलते थे कि बाबू लेक में मत जाओ, तालाब में मत जाओ, वहां पे गहराई ज्यादा है। देख के लग रहा है साफ साफ कि भाई सतह तो दिख रहा है इतना ही दूर है, लेकिन जाने पे लगता है कि जा इतना ज्यादा दूर है। क्यों? क्योंकि हम लोग को लगता वो ऊपर है, लेकिन एक्चुअली वो नीचे है। क्यों लगता ऊपर है और नीचे है? क्योंकि फिर से लाइट कहां से आ रहा है? नीचे, यानी कौन से मीडियम से?
पानी से आ रहा है, पानी के अंदर सतह मान लो देख रहे हैं, तो सतह कहां है, पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर से लाइट आ रहा है, मेरे आंख तक आ रहा है, तो पानी के अंदर से चल के फिर वो हवा में निकला और हवा में फिर वो मेरे आंख तक पहुंचा, तो वो मतलब सघन मीडियम में था। पहले उसका मीडियम, पहले उसका माध्यम क्या था, क्या डेंसर, हाँ डेंसर या सघन था उसका माध्यम, यानी कि उसका माध्यम पहले क्या था, लाइट किस में चल रहा था, पानी में चल रहा था, पानी में चल रहा था, जो कि एक सघन माध्यम में एयर के कंपेयर में। फिर वो लाइट कहां निकला, वो हवा में निकला, एयर में निकला। एयर कौन सा है, रेयरर, यानी कि सरल मीडियम है। तो डेंसर से जब रेयरर मीडियम में आया तो लाइट क्या होगा, फिर से बेंड होगा, बेंड करेगा, तो इसीलिए ऐसा प्रतीत होगा कि जो भी सामान देख रहे हैं, चाहे सतह देख रहे हैं या कोई मछली देख रहे हैं या जो भी सामान, वो जितने गहराई पे है उससे कम वो गहराई पे हमको दिखेगा। इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन किए, टी डैश इज इक्वल टू टी बाई म्यू। ये क्या किए कि अब भाई अगर हमको दिख रहा है कि ये इतना पे है, वास्तविक को उसका गहराई नहीं दिख रहा है, हमको मान लो दिख रहा है कि उसका कितना पे है, अपेरेंट डेप्थ मेरा कितना है, आभासी गहराई कितना है, ये अगर हमको दिख रहा है, और अगर हमको म्यू पता है, म्यू यानी कि मेरा अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको पता है, तो हम उससे टी निकाल सकते हैं। फिर से यहां जो ये फॉर्मूला है टी डैश इज इक्वल टू टी बाई म्यू, इसमें टी डैश क्या है कि जितने पे हमको दिख रहा है वो है मेरा टी डैश, मतलब वो क्या हो गया, आभास हो रहा है, आभासी गहराई, वर्चुअल डेप्थ, इंग्लिश में वर्चुअल डेप्थ, हिंदी में आभासी गहराई, की उतने गहराई पे हमको वो सामान दिख रहा है। लेकिन अभी हम लोग बोले कि पानी के अंदर जरूरी नहीं है कि जितने गहराई पे, जरूरी नहीं क्या, पर बिल्कुल जरूरी है कि जितने गहराई पे दिख रहा है उतने पे वास्तविक में वो नहीं है, वास्तविक में वो उससे ज्यादा गहरा है। तो टी हम लोग उसका बोल रहे हैं वास्तविक गहराई, टी डैश हम बोल रहे हैं कि जितने पे हमको दिख रहा है, मतलब आभासी गहराई, हमको जितने पे आभास हो रहा है, जो उसका वर्चुअल डेप्थ है वो दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन ये है कि टी डैश इज इक्वल टू टी बाई म्यू, जहां की म्यू है तुम्हारा पानी या जिस भी लिक्विड में, जिस भी चीज में हम देख रहे हैं उसका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इससे एक हम लोग क्वेश्चन भी किए थे कि जहां हम लोग बोल दिए थे कि वास्तविक गहराई जो है वो 20 मीटर है, तो कितने पे दिख रहा है, असल में वो 20 मीटर पे है, जो भी सामान है मेरा उसका वास्तविक गहराई है 20 मीटर। तो क्वेश्चन था कि हमको कितने पे दिख रहा है, तो मान लो अच्छा एक ऑप्शन हम पूछते हैं कि 20 मीटर जो है वास्तविक गहराई है, एक ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है मेरा 15, तो हम निकाल चुके थे 15, तुमको आंसर मान लो 20 वाले का पता है ना, मान लो वास्तविक गहराई तुम्हारा 50 मीटर है, ठीक है, और तुमको 4 ऑप्शन दे रहा है कि असल गहराई जो है 40 मीटर, ठीक है, 51 मीटर, 55 मीटर और 60 मीटर। इसमें कैलकुलेट करने, ये एग्जैक्टली हो सकता है 40 नहीं हो, हम एक समझाने के लिए बता रहे हैं, तो इसमें कैलकुलेट करने का जरूरत है नहीं, क्यों नहीं जरूरत है इसमें कैलकुलेट करने का? क्वेश्चन मेरा फिर से बोलते हैं, वास्तविक गहराई जो एक्चुअल डेप्थ है वो 50 मीटर है, किसी लिक्विड में, कोई भी एक एक्स लिक्विड, पानी हम नहीं पकड़ रहे हैं, कोई एक लिक्विड में, कोई एक द्रव्य में सामान का जो वास्तविक गहराई है, एक सामान है, मान लो एक घड़ी है, ठीक है, किसी इसमें किसी द्रव्य में एक घड़ी गिरा हुआ है, वो द्रव्य हम पानी नहीं मान रहे हैं, पानी मानेंगे तो फिर 50 बटा 4/3 करना पड़ेगा, कोई एक द्रव्य मान रहे हैं जिसका घनत्व एयर से, सॉरी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, ठीक है। अब हम मान रहे हैं कि ये सामान जो है एक्चुअल गहराई, जो उसका वास्तविक गहराई है वो 50 मीटर है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कितने गहराई पे हमको दिख रहा है, उसका आभासी गहराई कितना है, और ऑप्शन दिया है 40 मीटर, 51 मीटर, 55 मीटर और 60 मीटर। तो आंसर क्या होगा? 40 मीटर ही होगा, बाकी 3 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 50 से कम ही होगा, वास्तविक गहराई जो है उससे कम ही होगा आभासी गहराई, अगर जो द्रव्य है उसका अपवर्तनांक मेरा हवा से ज्यादा है। तो फॉर्मूला से समझाते हैं, टी डैश इज इक्वल टू टी बाई म्यू। अगर ये जो है ज्यादा होगा 1 से, एयर का, हवा का अपवर्तनांक कितना हम लोग देखे थे 1, हम बोल रहे हैं ये 1 से ज्यादा होगा,
तो ये वैल्यू जो है, अगर टी कुछ भी हो, ये वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो टी डैश टी से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा ना? नहीं समझे? फॉर्मूला नहीं, देखो एक दो लोग का हो गया है, लेकिन सबको समझ में आना जरूरी है। हम समझ रहे हैं, दो चार लोग जल्दी कैच कर लिए, लेकिन सबको समझ में आना जरूरी है ना। जो लोग समझना चाह रहे हैं, फिर बोलते हैं हम, जो लोग समझना चाह रहे हैं, 4-5 लोग मान के आते हैं कि हम नहीं समझ के जाएंगे, उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग। तो टी डैश मेरा क्या बोल रहे थे हम लोग? आभासी गहराई। फॉर्मूला पहले देखते हैं। टी डैश आभासी गहराई इज इक्वल टू टी असल में जितना गहराई है, वास्तविक गहराई समान का, डिवाइडेड बाई अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला है। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या था कि मेरा से ये पूछ रहा था आभासी गहराई टी डैश निकालने बोल रहा था, जहां की मेरा जो गहराई है वो 50 मीटर दे रहा था, है ना। वास्तविक गहराई क्या दे रहा था उसका? 50 मीटर। और म्यू जो दे रहा था मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बोल रहा था कि 1 से ज्यादा है। हम बोले कि हवा से उसका ज्यादा है, हवा का 1 होता है। लिखे हो ना परसों के नोट्स में, लिखा मतलब पिछले क्लास में लिखे थे ना सबका। रिफ्रैक्ट हवा का हम क्या लिखवाए थे? 1। वो भी क्यों लिखवाए थे? U बाई सी फॉर्मूला से 3 इंटू 10 10⁸ दोनों में कट गया था, जिसके कारण 1 होता है। ठीक है, ये याद है सबको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का कितना होता है? 1। अपवर्तनांक हवा का 1 होता है। ये हम बोल रहे हैं नीचे वाला चीज जो है हवा के अपवर्तनांक से ज्यादा है। जो भी द्रव्य में डूबा हुआ उसका अपवर्तनांक 1 से ज्यादा है। 50 को अगर 1 से ज्यादा चीज से, 1 से ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करोगे अगर, तो वो क्या होगा? वैल्यू जो होगा वो 50 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा। तो इसमें कम वाला वैल्यू जो है सिर्फ 1 ही है, तो इसीलिए इसका आंसर 40 ही होगा। बात समझे? इस क्वेश्चन में हम म्यू तुम लोग को नहीं बताए थे, हम सिर्फ बता दिए थे कि उसका जो अपवर्तनांक है जो भी द्रव्य में डूबा हुआ है वो 1 से ज्यादा है, बस इतना ही दिए थे क्वेश्चन में। और ऑप्शन ऐसा दिए थे कि वो एक ही ऑप्शन को हम 50 से कम लिखे थे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। कुछ भी मान लो म्यू दिया होता, कुछ भी 4/3 कुछ भी दिया होता, 4/3 जैसे अगर पानी में रहता, तो तुमको कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। अगर 4 ही ऑप्शन वाला है तो, 5 ऑप्शन वाला है तो कर लेना, क्योंकि नन ऑफ दिस भी हो सकता है। 4 ऑप्शन वाला एग्जाम्पल दे, जैसे एसएससी में 4 ही ऑप्शन होता है, नन ऑफ दिस नहीं होता है ना। उसमें एसएससी में 4 ही ऑप्शन होता है, नन ऑफ दिस नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन में जो सीधा देख लोगे कि जो 50 से छोटा है वही मेरा आंसर होगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन में कोई डाउट है? एक बार देख लो अच्छे से। पीछे सबको समझ में आया है ये बात कि 50 से अगर 1 से ज्यादा चीज से भाग देंगे अगर किसी भी नंबर को, जैसे 50 को 1 से ज्यादा से अगर भाग दे रहे हैं तो वो 50 से हमेशा कम ही होगा। इसीलिए कम वाला आंसर 1 ही है, तो 40 मीटर, इसलिए इसमें मार्क कर दिए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। मतलब रिफ्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है, वही नियम लिखवा रहे हैं हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया ना? ये समझ में आएगा मतलब ये समझ में क्या हो रहा है बस। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो हम मान लेंगे कि सबको सब कुछ समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हम क्वेश्चन दिए थे, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा दिमाग लगा के घुस के सोचने वाला क्वेश्चन था ये अच्छे से समझ में आया ना? कुछ लोग के लिए इजी हो, कोई हाँ हाँ कर रहा है कि सर क्या बात कर रहे हैं, तो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है ना इस क्वेश्चन में। इतना आसानी से आंसर नहीं निकल रहा है, थोड़ा दिमाग लग रहा है कि कॉन्सेप्ट लगना है कि म्यू हम बोल रहे हैं 1 से ज्यादा होना चाहिए, हवा से ज्यादा होगा। म्यू हवा से ज्यादा होगा मतलब 50 को हवा से 1 से ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है मेरा 50 से हमेशा कम ही होगा, मतलब बाकी 3 नहीं हो सकता है। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी बोलते थे। एग्जाम में अगर आंसर नहीं आए तो देखना है कि कौन कौन सा नहीं हो सकता है। हिंदी नहीं पता हमको, एलिमिनेशन मेथड, इसका हिंदी किसी को पता है? मतलब उसमें यह होता है कि हमको अगर नहीं पता है कि कौन सा आंसर है, तो हमको अगर यह पता है कि कौन कौन सा पक्का नहीं हो सकता, उनसे आंसर निकालना। हम ये नहीं निकाल रहे कि क्या है मेरा आंसर, हम ये निकाल रहे हैं कि क्या क्या मेरा पक्का ही नहीं है। तो अगर तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो कंफर्म एक ऑप्शन हो जाता है। निगेटिव मार्किंग वाला नहीं है तो फिर तो एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट किया, 2 को भी किया, मार्क तो करना ही है।
ठीक है, वो एग्जाम के टाइप पे डिपेंड कर रहा है। थोड़ा कई एग्जाम में रिस्क भी लेना पड़ता है कि दो ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर दिया, अब दो में कंफ्यूजन है तो एक में थोड़ा सा लेके चलना पड़ता है। एसएससी में ये रिस्क नहीं लेना पड़ता है, एसएससी में जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वहां रिस्क नहीं लेना होता है नेगेटिव मार्किंग का। ठीक है, एसएससी में तुक्का बिल्कुल नहीं मारना, एलिमिनेशन से अगर तीनों कट जाए तभी पहला ऑप्शन, जो भी ऑप्शन बच रहा है उसको मार्क करना है। ये नहीं कि दो ऑप्शन कट जाए, दो में डाउट है तो एक को मार्क कर दे। ये मेथड हम बीपीएससी में बोलते हैं कि अगर दो ऑप्शन को भी काट दिए अगर, तो एक दो बचे हुए दो में से एक को मार्क कर सकते हो हल्का रिस्क लेके, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट कि कितना तुम रिस्क ले सकते हो। बीपीएससी और यूपीएससी में ये कर सकते हैं, लेकिन एसएससी में सीधा क्वेश्चन आता है, वहां तुक्का बिल्कुल ही नहीं मारना है। निगेटिव मार्किंग मतलब वहां पाप है ना। टेस्ट सीरीज दी हो अभी तक? अच्छा, अभी नया बैच हो ना, टेस्ट सीरीज दोगे तो पता चलेगा ये बात। चलो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, पहला नियम लिखो, आपतित किरण आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, आपतित किरण इंग्लिश वाले इंसिडेंट रे, कॉमा अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टिव रे। अपवर्तित किरण जिसके हम लोग ये देख रहे हैं, नियम देख रहे हैं, अपवर्तन के नियम देख रहे हैं ना, तो पहला बोल रहे हैं आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, एवं अभिलंब इंग्लिश में नॉर्मल, ठीक है, कॉमा तीनों एक ही तल पर होगा, तीनों एक ही तल पे होगा। हाँ, रिफ्लेक्शन का भी यही रूल है इसमें, लेकिन सेकंड रूल चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्शन में सेकंड रूल कुछ और है, इसमें सेकंड रूल कुछ और हो जाएगा। हाँ, वहां I इक्वल टू आर हो जाएगा, यहां साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या? हाँ, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण। आपतित किरण मतलब जो आ रहा है और अपवर्तित मतलब जो निकल रहा है, तो इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टिव, और तीसरा हम लोग नॉर्मल। इसको बोल रहे हैं हम लोग आपतित किरण जो आ रहा है, यानी इंग्लिश में हम लोग इंसिडेंट रे। दूसरा बोल रहे हैं अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टिव रे, और तीसरा हम लोग बोल रहे हैं अभिलंब यानी कि नॉर्मल। ये तीनों जो है एक ही तुम्हारे तल पे यानी कि एक ही प्लेन पे होगा। ये अलग अलग प्लेन पे नहीं हो सकता। ये जो अगर प्लेन के दृष्टि से देखें, जैसे कोई ब्लैक बोर्ड मेरा ऐसे प्लेन है, मान लो ऐसे ऐसे है, मान लो यहां नीचे इसके पानी है, इसके ऊपर हवा है, तो ये जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो नॉर्मल है, ये तीनों जो है एक ही प्लेन पे बनेगा। एक ही मतलब तुम्हारे तल पे बनेगा, सिंगल तल पे, दो तल पे नहीं हो सकता, एक ही तल में होगा, एक सपाट तल में होगा, तभी ये रूल चल रहा है। ठीक है, दूसरा रूल देखो, ये सबको समझ में आया? पहला रूल नहीं कोई बोल रहा है शायद। देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, मतलब कि आपतित किरण जो आ रहा है, जो निकल रहा है दूसरे माध्यम के अंदर, जो निकल रहा है, जो अपवर्तित किरण जिसको बोल रहे हैं, और दोनों माध्यम के बीच जो हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं जिसको हम लोग अभिलंब बोल रहे हैं, ये तीनों जो है एक ही तल पे होगा। ठीक है, मतलब एक ही प्लेन में होगा। दूसरा रूल लिखो, किसी दो माध्यम के लिए, किसी दो माध्यम के लिए साइन आई, साइन आई, स्मॉल आई यहां लिख रहे हैं, एवं साइन आर का अनुपात स्थिरांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। किसी दो माध्यम के लिए साइन आई एवं साइन आर का अनुपात स्थिरांक होता है। मतलब क्या हम बोल रहे हैं, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज ऑलवेज स्थिरांक, यानी कि कांस्टेंट होता है ये।
ठीक है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू, यानी कि अपवर्तनांक। तो लिख लो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक, हिंदी वाले स्थिरांक, इंग्लिश वाले कांस्टेंट लिख लेना, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। फिर लिखना नेक्स्ट लाइन में साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू पता है सबको? जब भी कोई भी साइन आई हो, मेरा मतलब जो इंसिडेंट रे है उसका कोई भी एंगल हो और उसके कारण जो भी रिफ्रैक्टेड रे का एंगल हो, उन दोनों का जब साइन का अनुपात लेंगे तो किसी दो माध्यम के वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, अगर हम ये दिख रहा है सबको, ये हवा से हम पानी में भेज रहे हैं रे को, और यहां पे हवा से हम ग्लास में भेज रहे हैं, यानी कांच में भेज रहे हैं। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि यहां का आई, यहां का आर, यहां का आई, यहां का आर, तो यहां का जो साइन, इसको I1 R1 ले लेते हैं और इसको I2 R2 ले लेते हैं। तो क्या साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 डिवाइडेड बाई साइन R2 हो जाएगा? अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं ये सही है, ये जो हम लिखे हैं साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 बाई साइन R2? ठीक है, एक ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं क्या? बहुत लोग का बोला था होगा, दो तीन तीन चार पांच लोग बोल रहे हैं होगा, बाकी लोग बोल रहे हैं नहीं होगा। गलत है। क्यों गलत है अब हम बताते हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि ये सही है वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये नहीं होगा। क्यों? कि अभी हम क्या बताएं कि साइन आई बाई साइन आर जो है वो स्थिरांक है, लेकिन वो किसी दो फिक्स माध्यम के लिए स्थिरांक है। जब माध्यम हम बदल दिए तो वो स्थिरांक नहीं, फिर इस माध्यम के लिए वो अलग स्थिरांक चलेगा, इस माध्यम के लिए वो अलग स्थिरांक चलेगा। जैसे यहां पे म्यू मेरा क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। जो ये साइन आई बाई साइन आर है इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, 4/3। और यहां पे जो है वो ग्लास वाला जो है कितना था उसका, 3/2 1.5 वो निकल जाएगा। वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब दो माध्यम, दो अलग अलग, मतलब दो अलग अलग माध्यम तो ही, चार अलग अलग माध्यम के बीच देखेंगे तो नहीं होगा। सिर्फ दो माध्यम के बीच जो है साइन आई बाई साइन आर जो है वो हमेशा स्थिरांक होगा। जब वो दोनों माध्यम कौन सा है वो अगर हम बदल दिए, जैसे इसमें क्या किए, ये हवा और पानी है, तो हवा और पानी में से पानी को हम बदल दिए, किसी एक को या दोनों को हम अगर बदल दिए तो वो फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा। वो इसके लिए फिर अलग कांस्टेंट होगा। हवा बटा पानी, ग्लास वाला जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका एक एग्जांपल दिखा देते हैं। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, सेम एग्जांपल में ये हो गया मेरा I1, ये हो गया R1। क्या वो कुछ डाउट आ रहा है क्या? एक मिनट ये देख लो फिर हम बता रहे हैं। ये हो गया मेरा I2, ये हो गया मेरा R2। ठीक है, फिर से देखो, यहां पे जो है I मान लो, देखने पे नहीं लग रहा है, मान लो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसके रिस्पेक्टिव कुछ R1 निकला, कुछ R2 निकला। ये क्वेश्चन है कि I1 जो है मेरा इंसिडेंट रे का जो एंगल है पहले एग्जांपल में 30 डिग्री है, उसी के रिस्पेक्ट में कुछ R1 निकला। दूसरा एग्जांपल है I2 जो है वो मेरा 60 डिग्री है, उसी के रिस्पेक्ट में कुछ R2 निकला। अब मेरा क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन R1 इक्वल टू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन R2 होगा कि नहीं होगा?
इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं होगा। इस एग्जाम्पल में हम दोनों जो माध्यम है वो हम हवा और पानी ही लिए हैं, मतलब हवा से पानी इसमें भी जा रहा है, उसमें भी हवा से पानी जा रहा है। हम बदले क्या, I1 दोनों में हम बदल दिए, जिसके कारण मेरा दोनों का जो है R जो है वो बदल गया। पहले केस में हम I1 जो इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो क्या लिए, आपतित किरण का जो एंगल है वो कितना लिए 30 डिग्री, और दूसरे केस में जो आपतित किरण है जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल हम क्या लिए 60 डिग्री लिए। दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ R निकलेगा, पहले केस में कुछ R निकलेगा जिसको हम जिस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं R1, दूसरे केस में जो R निकल रहा है उस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं R2। अब हम लिख रहे हैं कि sin 30 डिवाइडेड बाई R1 sin R1 इज इक्वल टू sin 60 डिवाइडेड बाई sin R2। ये सही होगा या नहीं होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो कुछ लोग सही होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं होगा। नहीं होगा कौन लोग बोल रहे हैं, अच्छा यही इधर ही के 4-5 लोग बोल रहे हैं नहीं सही होगा। देखो यहां पे जो है हवा से ही पानी में आ रहा है, हर दोनों केस में हवा से पानी में आ रहा है। तो जब दो माध्यम सेम है तो हम क्या दूसरा नियम क्या लिखवाए थे, साइन आई बाई साइन आर जो है हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, एक स्थिरांक होगा, एक कांस्टेंट होगा, जिसको हम लोग म्यू बोल रहे हैं। यहां पे क्योंकि दोनों माध्यम सेम लिए हुए हैं, मतलब जो अलग अलग माध्यम लिए हुए दोनों एग्जाम्पल में सेम है, यहां भी हवा से पानी में जा रहा है, यहां भी हवा से पानी में जा रहा है, तो साइन आई बाई साइन आर चाहे आई जो भी हो उसका रेशियो जो है वो हमेशा एक क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। तो यहां पे वो सेम होगा। ये वाले ग्रुप को नहीं समझ में आया लगता है, यहां पे बीच के 4-5 लोग को नहीं समझ में आ रहा है। नहीं दोनों में गलत बोले ना तुम लोग, फिर से 1 सेकंड बता देते हैं। देखो समझ गए, तुम समझ गए हो, ठीक है। ये पिच वाला जो एटीट्यूड है ना, ये दूसरे को फिर वो करेगा। तुम्हारे आसपास वाले 10 सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन हमको ये लेके चलना है, भले हम लोग एक दूसरे से कंपटीशन में हैं, लेकिन तुम बस अगल बगल वालों से कंपटीशन में नहीं हो, पूरे इंडिया वालों से कंपटीशन में हो। तो आसपास वाले अगर अच्छे से समझ भी जाए तो तुम्हारा कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर सबका निकल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, तो 2 मिनट बर्दाश्त कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू, हम बोल रहे हैं साइन I बाई साइन R जो है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो जा रहा है वो दोनों माध्यम अगर सेम है, समान है, तो उसका साइन I बाई साइन R चाहे I में कोई भी बदलाव करे वो साइन आर अपने आप उस हिसाब से बदलेगा। पहले आई मान लो 30 डिग्री था तो आर मान लो 25, एक एग्जांपल दे, आर 25 हो गया, तो आई को अगर 60 डिग्री कर देंगे तो उसी रेशियो में वो घट जाएगा, ठीक है। 30-20 कर देते हैं, अगर आई को 30 है तो आर मान लो 20 हो गया, तो दूसरे केस में अगर आई 60 है तो आर मेरा 40 हो जाएगा, ताकि उसका रेशियो जो है हमेशा उसका 3/2 रहे, सेम रेशियो रहे। मतलब वो जो साइन आई बाई साइन आई आर का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। एक्चुअली 40 नहीं होगा, साइन आई बाई आर बोल रहे थे, आई बाई आर नहीं बोल रहे थे। कुछ भी वैल्यू है, साइन आई बाई साइन आर का जो भी वैल्यू है वो हमेशा स्थिरांक होगा, अगर दोनों मीडियम जो है वो सेम रहेगा। हर केस में आई जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आर भी मेरा उसी रेशियो में बढ़ेगा कि साइन आई बाई साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहे, स्थिरांक रहे। तो ये दूसरे वाले केस का एग्जांपल था। पहले इसमें क्या बोले, आई बोले 30 डिग्री, यहां बोले आर 6, आई बोले 60 डिग्री। और कहां से भेज रहे हैं, हवा से हम पानी में भेज रहे हैं, दोनों केस में हवा से पानी में भेज रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक R1 यहां बना 30 डिग्री I1 पे, और I2 60 डिग्री पे एक यहां पे R2 बना। अब हम क्या बोले थे कि साइन 30 बाई R1 इज इक्वल टू साइन 60 बाई R2। तो ये क्या हुआ, एक्चुअली साइन आई बाई साइन आर ही किए। साइन आई बाई साइन आर कुछ भी कर लो, आई का कोई भी वैल्यू दे दो, आर अपने आप उस हिसाब से बदलेगा कि साइन आई बाई साइन आर हमेशा कांस्टेंट या स्थिरांक रहेगा, जिसका वैल्यू म्यू के बराबर होगा। तो यहां पे वही हो रहा है ना, हवा से पानी, हवा से पानी। तो यहां साइन आई बाई साइन आर दोनों जो है वो हमेशा बराबर होगा, और इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, ये म्यू के बराबर होगा। ये समझ में आया। पिछले केस में हम क्या हल्का उल्टा कर दिए कि हवा से पानी में भेज रहे थे, लेकिन दूसरे केस में हवा से ग्लास में भेज रहे थे, और इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे कि इनका I1 R1 जो है ये I2 R2 के बराबर है कि नहीं है। मतलब साइन I1 बाई R1 इस केस में साइन I2 R2 के बराबर
है कि नहीं है? तो ये हम बोले कि बराबर नहीं है। अभी तो हम बोले थे स्थिरांक है, बराबर होना चाहिए। क्यों नहीं है बराबर? क्योंकि यहां पे जो दो माध्यम है वो दो माध्यम बदल गया। किसी फिक्स दो माध्यम के लिए ही ये साइन आई वन बाई साइन आर टू कॉन्स्टेंट है। अगर दो माध्यम अगर हम फिक्स कर दिए तो आई वन कुछ भी चेंज करें उसके अकॉर्डिंग ही मेरा आर वन जो है वो मेरा बदलते जाएगा, चेंज होते जाएगा, जिसके कारण मेरा साइन आई बाई साइन आर जो है वो हमेशा जो है क्या हो रहेगा, स्थिरांक रहेगा किसी दो माध्यम के लिए। लेकिन माध्यम अगर बदल देंगे तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये दोनों एग्जांपल लिख लो तो डायग्राम सहित। ठीक है, ये घेरा उरा मत बनाना। पहले आई वन आर वन निकालो, आई टू आर टू निकालो, एयर और वाटर, एयर और ग्लास। फिर से लिख दे क्या ये एंगल सही बना रहे हो ना आई वन और आर वन का? नॉर्मल से हम लोग हमेशा हम लोग को एंगल बनाना है। ठीक है, यहां पे हो गया तुम्हारा एयर और वाटर, यहां पे हम लिख ले रहे हैं एयर और ग्लास, और यहां पे हम लोग लिख रहे हैं साइन साइन आई वन बाई आर वन साइन आर वन इज नॉट इक्वल टू साइन आई टू बाई साइन आर टू। ठीक है, पहले केस में हवा से हम लोग पानी में भेज रहे हैं, आई वन बन रहा है, आर वन बन रहा है। ठीक है, इंसिडेंट जो है आपतित किरण है जो वो अभिलंब से आई वन बना रहा है, और जो अपवर्तित किरण है यानी कि रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल यानी कि अभिलंब से आर वन बना रहा है। पहले केस में हवा से पानी में जा रहा है, और दूसरे केस में लाइट जो है मेरा हवा से ग्लास में जा रहा है। तो हम लोग लिखे साइन आई वन बाई साइन आर वन इज नॉट इक्वल टू साइन आई टू बाई साइन आर टू, क्योंकि पहले केस में हवा से पानी था और दूसरे केस में हवा से ग्लास था। ये हो गया, सब कोई लिख लिए यहां तक? अच्छा ठीक है, लिख लो ये एरो हम नहीं बनाए, ऐसे जा रहा है, ये एरो बना लेना। हो गया नहीं? ये हम थोड़ा घुस घुस के इस सब में बता रहे हैं जान के कि कल को एग्जाम में हम खाली इतना ही बता के नियम बता के चल सकते थे, एग्जाम में तुमको कंफ्यूज कर देता तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाता कि तुम तो साइन आई बाई साइन आर वन रट लिए थे, साइन आई बाई साइन आर, लेकिन उसका जब तक मतलब नहीं समझोगे वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व अच्छे तरीके से नहीं होगा। हो सकता है यही पूछ लिया तो सही सॉल्व हो गया, हल्का फुल्का अलग कर दिया तो नहीं सॉल्व होगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि रटने के पीछे नहीं, समझने के पीछे जाओ। कोई भी चीज क्यों हो रहा है उस कॉन्सेप्ट पे जाओ। ठीक है, हो गया सबको? चलो अब दूसरा एग्जांपल जिसमें इक्वल हो रहा था। लिखते जाओ ना साथ में, फिर बाद में बोलते हो रुकने के लिए, जो अभी गप कर रहे हो लिखते जाओ साथ में। ये दूसरा एग्जांपल लिख पा रहे ये वाला।
ठीक है, जो बाकी लोग का हो गया वो लिख लो, और जिन लोग का हो गया है वो गप ना करे, दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। दूसरे केस में हम लोग क्या किए कि I1 जो है वो 30 डिग्री बोले, फिर R1 बोले, और I2 जो है वो 60 डिग्री बोले, और फिर वो R2 बोले। दोनों केस में जो है वो एयर से, चलो वाटर में भेज दिए हम, ठीक है। दोनों केस में जो है लाइट मेरा एयर से वाटर में जा रहा है, तो ये मेरा साइन I1 इजिकल टू म्यू हो जाएगा। साइन 30 बाई साइन R1 इजिकल टू साइन 60 डिग्री बाई साइन R2 इजिकल टू म्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां दोनों केस में हम एयर से वाटर में भेज रहे हैं। हाँ, नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल के साथ निकलेगा, वो हम दिखा रहे हैं, ठीक है? वो एंगल वो अभी आएगा, जस्ट इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक है। तुम क्या बोले, इंसिडेंट को 90 डिग्री पे करना, रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे है। हाँ, वो अब आ रहे हैं, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है, उसी से फिर हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएंगे, उसी टॉपिक से आगे। ये हो गया, सबको समझ में आया? अगर हवा से पानी में भेज रहे हैं, पहले केस में I1 इज इक्वल टू 30 डिग्री लिए, दूसरे केस में I2 इज इक्वल टू 60 डिग्री लिए, उसके रिस्पेक्टिव एक R1 बना और इसके रिस्पेक्टिव एक R2 बना, तो साइन I1 यानी कि साइन 30 डिग्री बाई साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 यानी कि साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन R2, जो कि हमेशा इक्वल होगा, और इक्वल टू क्या बन जाएगा, वो म्यू बन जाएगा, क्योंकि दोनों केस में जो है दोनों माध्यम वो सेम है, एयर से वाटर में ही भेज रहे हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो गया। चलो इसमें लिख लो, इसी नियम को नीचे लिख लेना, इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ, इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। क्या वह नहीं सुनाई दे रहा है? स्नेल लिखे तो ये, इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है पूछ लो, यहां पे बाबू ये समझ में आया जो पीछे समझाए कॉन्सेप्ट सारा? ठीक है, पीछे सबको समझ में आया अभी तक जो पढ़ाए हैं? कि ये जो नियम बताए साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है? पीछे से जो चिल्ला रहा था क्या बोले, उसको समझ में आ रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है ना, सब कुछ? ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी में जा रहे हैं कि रुको, तुम ज्यादा हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना सबको? बीच में मतलब ऐसा बीच बीच में वाइब आने लगता है कि लोग को नहीं समझ में आ रहा है। वाइब समझते हो ना? ऐसा मतलब बीच बीच में ऐसे गप करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या क्या टेंशन हो रहा है। आपस में मत गप किया करो ना, आपस में डिस्कस मत किया करो। जो डाउट है हमसे पूछो, हम सारा डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे, लेकिन आपस में मत डिस्कस करो, ठीक है? उससे वाइब खराब लगता है। चलो हम लोग ये, अच्छा ये कौन सा मीडियम का, ये हम आई जो है आर बड़ा है, मतलब ये ऊपर वाला कौन सा है? डेंसर है, यानी कि सघन मीडियम है, और नीचे वाला जो है मेरा विरल मीडियम है। इसमें जैसे जैसे हम आई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आर और ज्यादा बढ़ते जाएगा। अगर आई 60 डिग्री है तो आर हमेशा 60 से क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग डेंसर से रेयरर में भेज रहे हैं, सघन से विरल में भेज रहे हैं। अब कोई ऐसा आई का वैल्यू होगा जो ये आर बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक भी पहुंच सकता है ना? जैसे जैसे हम आई को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आर क्या है? ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो आई का एक ऐसा वैल्यू आएगा जिसके लिए जो लाइन है वो मेरा 90 डिग्री बन जाएगा, ये ऐसे 90 पे निकल जाएगा। ऐसा हो सकता है? क्यों? क्योंकि
हमेशा आर जो है इस केस में आई से ज्यादा होगा, तो आई अगर 90 से कम ही रहेगा, लेकिन एक ऐसा केस जरूर आएगा आई का, क्या हो रहा है, आई का एक ऐसा केस आएगा जिसमें आई को हम इतना बड़ा कर दिए कि जो मेरा आर निकला वो इसके सतह के पैरेलल चला जाएगा, जो मतलब रिफ्रैक्टेड रे जो है आर जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब डेंसर से रेयरर में जाए, रेयरर से डेंसर में जाए, यानी कि विरल से अगर सघन में जाए, तो कभी ऐसा पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आर हमेशा उस केस में क्या होगा, आई से छोटा होगा। तो आई को अगर इसके पैरेलल 90 डिग्री पे भी भेज दे तब भी आर जो है वो 90 से कम ही होगा, मतलब ऐसा केस उल्टा में नहीं पॉसिबल है। ऐसा केस तब पॉसिबल है जब मेरा डेंसर से रेयरर में जा रहा है। फिर से, जब डेंसर यानी कि सघन मीडियम से विरल मीडियम में जब लाइट जाता है तो वो नॉर्मल से हल्का, अभिलंब से वो हल्का दूर की तरफ जाता है, जिसके कारण जो मेरा रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होता है, आर का जो एंगल होता है, वो आई से क्या होता है, बड़ा होता है। आई से बड़ा अगर आर है तो आई बढ़ाते बढ़ाते ऐसा कर सकते हैं कि आर जो है मेरा 90 डिग्री हो जाए। हो सकता है ना, आई जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, मान लो आई 30 डिग्री की है तो आर 40 डिग्री है, आई मान लो 60 डिग्री की है तो आर जो है मेरा 80 डिग्री है। वैसे ही करते करते आई 60 से थोड़ा बढ़ा देंगे तो आर जो है मेरा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ऐसे आई जिसके लिए आर जो है मेरा 90 डिग्री है, इसको हम लोग क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा आई जिसके लिए कि मेरा आर जो है रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण जो है उसका जो एंगल है वो मेरा 90 डिग्री है, इस आई को हम लोग क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम लोग डेंसर से रेयरर में, सघन से जब हम विरल में जा रहे हैं। विरल से सघन में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि विरल से सघन जाएंगे तो आई जो है मेरा आर से बड़ा ही होगा। आई को हम 90 तक भी पहुंचा देंगे तब भी मेरा आर जो है 90 नहीं होगा, वो 90 से कम होगा, और आई को 90 से ज्यादा कर नहीं सकते हैं। ठीक है, आई को 90 से ज्यादा करना पॉसिबल नहीं है ना, ये तो दोनों लेयर में हो गया। अब इसी लेयर से इसी में आ रहा है तो फिर तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम गया ही नहीं, तो आई मेरा मैक्सिमम 90 कर सकता था, तब भी आर मेरा 90 से कम होता अगर मेरा विरल से सघन में जाता। मतलब अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम हम जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, आर जो होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे होता है, वो अभिलंब के तरफ मुड़ता है। तरफ मुड़ता है मतलब आई जो है उस केस में बड़ा होता है और आर जो होता है वो छोटा होता है। तो आई को अगर हम बढ़ा बढ़ा के 90 तक भी पहुंचा दे तो आर जो है वो 90 से क्या हो जाएगा, छोटा ही होगा। तो ऐसा केस उसमें नहीं हो सकता है। तो ऐसा केस तभी हो सकता है जब सघन माध्यम से हम विरल माध्यम में यानी डेंसर से रेयरर में जाए, तो आई का एक ऐसा एंगल बनेगा बढ़ते बढ़ते जिसपे कि मेरा आर का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसको हम लोग क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो लिखो, हेडिंग डालो, पहले हेडिंग डालो, प्रकाश का पूर्ण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हिंदी में प्रकाश का पूर्व आंतरिक परावर्तन, परिवर्तन बोल दिया था क्या, परावर्तन। ठीक है, इसमें पहला लिखो क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण, पहला हेडिंग डालो इसके अंदर, क्रिटिकल एंगल, हिंदी में क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। इसमें लिखो जब प्रकाश की किरणें
जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तब आपतन कोण का वह मान, तब आपतन इंसिडेंट, तब आपतन कोण इंसिडेंट एंगल यानी कि स्मॉल आई, वहां पे लिख देना स्मॉल आई, आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल यानी कि स्मॉल आई का वह मान, का वह मान जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब आपतन कोण यानी कि स्मॉल आई का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण, जिसके लिए अपवर्तन कोण यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे फॉर्मूला में, स्मॉल आर, 90 डिग्री हो, जिसके लिए अपवर्तन कोण यानी कि स्मॉल आर 90 डिग्री हो, तो उस आपतन कोण को, तो उस आपतन कोण को क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, मेरा हेडिंग था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परिवर्तन हम गलती से लिखवा दिया था, उसको परावर्तन कर देना। ठीक है, हम पहला चीज क्या बोले, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण क्या होता है, तो इसमें क्या हम बोले कि आपतित कोण, आपतित यानी कि इंसिडेंट एंगल जो स्मॉल आई है, जो ये है आपतित कोण, आपतित कोण क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित कोण, जिसको इंग्लिश में हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं या फॉर्मूला में हम लोग उसको स्मॉल आई बोल रहे हैं। आपतित कोण का वह वैल्यू जिसके लिए अपवर्तित कोण यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल यानी कि हम लोग इस फॉर्मूला में क्या बोल रहे हैं उसको स्मॉल आर, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री हो, तो ऐसे आपतित कोण को, ऐसे इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। वैसा आई जिसके लिए आर मेरा 90 डिग्री हो, उस आई को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण बनेंगे, बोलेंगे। सबको समझ में आ रहा है ये बात यहां तक। अब अगर हम आई को वापस इससे भी बढ़ा दिए तो क्या होगा, पहले कुछ का लिख लो, जब आई उसी मीडियम में वापस हो जाएगा, वेरी गुड। अगर आई जो है जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं ये बढ़ते जा रहा है ज्यादा, अब ये 90 तक पहुंच गया, अब इससे ज्यादा आई को बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसी जिस माध्यम से है उसी माध्यम में वो वापस चला जाएगा, वो दूसरे माध्यम में गया ही नहीं, मतलब उसका अपवर्तन हुआ ही नहीं, उसका क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे थे। पहले इसके पहले ये लिख लो, कुछ का क्रिटिकल एंगल लिख लो। पानी का क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण अप्रॉक्स 48 डिग्री, पानी का क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल अप्रोक्सीमेटली 48 डिग्री, अप्रॉक्स मतलब ऐसे लिखते हैं ना, हाँ 48 डिग्री। कांच का यानी कि ग्लास का क्रांतिक कोण 42 डिग्री, हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री, कांच का 42 डिग्री, 48, 42 और 24.4 डिग्री। पहला है तुम्हारा
पानी यानी वाटर का, दूसरा कांच यानी ग्लास का, और तीसरा मेरा हीरा का। अच्छा ये समझ में आ गया। तो एक एग्जांपल से हमको बताओ, दो एग्जांपल हम पूछ रहे हैं, दिमाग लगा के बताना। 24.4। ये हम बना देंगे तो फिर पूछेंगे कैसे। अगर ये एंगल मेरा 40 डिग्री है, पानी से हवा में जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मेरा लाइट जो है वो पानी से हवा में जा रहा है, एंगल जो इंसिडेंट एंगल है यानी आपतित किरण का जो कोण है वो हम क्या बोल रहे हैं, 40 डिग्री है। तो मेरा अपवर्तित किरण जो ये रिफ्रैक्टेड रे होगा, ये यहां पे जाएगा, ये वापस जाएगा, या ये एयर में घुसेगा, एयर में वो चला जाएगा जो भी एंगल से जाए, ठीक है, सॉरी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा ना, ठीक है, ये हवा में जो है वो घुस जाएगा, 40 डिग्री है। अगर ये अप्रोक्सीमेट 48 डिग्री है तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो कहां जाएगा, हॉरिजॉन्टली, यानी कि वो 90 डिग्री पे चला जाएगा। ये रिफ्रैक्टेड एंगल जो आर है, स्मॉल आर है, वो क्या हो जाएगा मेरा 90। अब तीसरा केस जो हम ये बना रहे हैं, यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अगर इसको 48 से ज्यादा कर दे, मान लो ये 60 डिग्री हुआ, तो ये हवा में आएगा वापस, ये किरण 60 डिग्री पे हम पानी पे जो है, पानी से जो है हम हवा में किरण निकाल रहे हैं, और वो इंसिडेंट जो हुआ वो कितना एंगल पे बना, जो स्मॉल आई है वो मेरा 60 डिग्री है। तो ये किरण हवा में निकलेगा वापस या नहीं निकलेगा, पहला क्वेश्चन ये, हाँ या नहीं में, नहीं कितने लोग बोल रहे हैं, अच्छा, और बाकी लोग निकलेगा, हाँ कितने लोग बोल रहे हैं हवा में निकलेगा, दो ही लोग। तो इधर के इतना जो लोग हैं, यहां के लोग हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं, पार्टिसिपेट सब लोग करो, गलत सही होने का दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहां पे बेसिक पार्टिसिपेशन नहीं करोगे अगर क्लास में, तो फिर बात समझो, फिर एग्जाम में दिक्कत होगा। हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन एग्जाम में अगर तुम अभी यहां पे इतने आपस में अपने बैचमेट के सामने इतना तुम हाथ खड़ा नहीं कर सकते हो, तो फिर बाद में कैसे करोगे मैनेज। जो हार्श रियलिटी भले बुरा लगे किसी को, तो लेकिन सच्चाई तो बताना पड़ेगा ना। तो फिर से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि पानी से मेरा हवा में एक किरण निकल रहा है, पानी से जो हवा में निकल रहा है, तो वो जो सतह है पानी और हवा का, मतलब एक मीडियम से दूसरे माध्यम में जो जा रहा है, वो जो एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण जो है मेरा अभिलंब से जो एंगल बना रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल आई। अभिलंब से जो आपतित किरण, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल आई। वो स्मॉल आई हम बोल रहे हैं 60 डिग्री। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 60 डिग्री पे किरण है, ये हवा में निकलेगा बाहर, ये वापस पानी में ही चला जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि पानी हवा में बाहर निकलेगा, हवा में बाहर कितने लोग बोल रहे हैं, हाथ खड़ा करो, सब लोग को हाथ किसी में खड़ा करना है। कितने लोग बोल रहे हैं हवा में निकलेगा, ठीक है, 4-5 लोग यहां बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्या हो गया, गलत हो गया तो कोई कुछ लीवर किडनी थोड़े मांग लेगा, क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब गलत ही हो गया, इतना क्या माइंड करना है, मतलब समझ में नहीं आता है, ठीक है। और दूसरा केस हम बोल रहे हैं कि हवा में नहीं निकलेगा, वापस पानी में चला जाएगा, ये कितने लोग बोल रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ द लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द लोग बोल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति वाला, ऑडियंस पोल यहां पे सही है, ये वापस इसमें चला जाएगा, क्यों, क्योंकि बिल्कुल 7 करोड़ नहीं, गलत गलत जवाब, 7 करोड़ नहीं, एसएससी का नौकरी, ये है तुम्हारा एम। धीरे धीरे ताली मत बजाओ ना, स्कूल में नहीं हो यार, ये सब बात के लिए मत टोकना पड़े, ठीक है। 60 डिग्री जो है, अगर एंगल मेरा कितना है, क्रिटिकल एंगल कितना बोले थे हम पानी का, 48 डिग्री पे हम लोग क्या हो रहा था मेरा, वो
आर जो है वो 90 बन जा रहा था, मतलब 48 डिग्री अगर आई है तो आर जो है मेरा वो 90 बढ़ जा रहा था। तो 48 से अगर ज्यादा करेंगे तो आर जो है वो 90 से ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आई से ज्यादा ही होगा। डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, सघन से हम लोग विरल माध्यम में जा रहे हैं, तो ये जो है 90 से ज्यादा होगा, मतलब ये पानी में निकलेगा ही नहीं, ये वापस वाटर में ही चला जाएगा ये रे। तो इसीलिए आंसर दूसरे लोग जो बोल रहे थे कि जो पानी में हवा में नहीं निकलेगा वो आंसर सही है। हाँ करेगा, हम बता रहे हैं, वो उस पे आ रहे हैं, आगे आगे नहीं, हम सारा इसका भी रूल सारा बताएंगे। तो इसी इंसिडेंट को जिसमें कि अगर दो माध्यम के बीच, अगर डेंसर माध्यम यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर लाइट जा रहा है और उसका जो आई है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अगर क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, तो जो लाइट है वो दूसरे माध्यम में नहीं जाके अपने ही माध्यम में वापस चला जाता है। इसी फेनोमेना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार, जब मेरा लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो ऐसा एंगल जो कि वो क्रांतिक एंगल से ज्यादा हो, ऐसा कोण जो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो अगर मेरा इंसिडेंट एंगल, तो लाइट जो है वो दूसरे माध्यम में नहीं जाके वापस से अपने ही माध्यम में चला जाता है। इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ऐसा केस सिर्फ और सिर्फ कब बन सकता है? जब मेरा सघन से विरल में जाए। विरल से सघन में हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आई कितना भी बढ़ा दे आर उससे छोटा होगा। आई को मैक्सिमम 90 भी पहुंचा दे तब भी हम क्रिटिकल एंगल नहीं पहुंच सकते, क्रांतिक कोण तक आई को हम लोग नहीं पहुंचा सकते। अगर क्रांतिक कोण तक नहीं पहुंचा सकते तो मेरा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उससे ज्यादा करने पे होता है, उससे ज्यादा हम लोग कर ही नहीं सकते हैं आर। तो इसीलिए अगर सरल से विरल से सघन में अगर जा रहा है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब मेरा सघन माध्यम से मेरा विरल माध्यम में जा रहा है, यानी कि डेंसर से रेयरर में जाएगा, तभी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो हेडिंग डालो इसी में अंदर का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR भी बोलते हैं कैपिटल में, TIR। ठीक है। जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तब परावर्तन की घटना, तब परावर्तन की घटना, जब आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल यानी कि स्मॉल आई, वहां पे स्मॉल आई लिख लेना ब्रैकेट में अगर डाउट है तो, का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तब अपवर्तन की घटना क्या होगा? होता है कि नहीं होता है? अपवर्तन होता है कि नहीं होता है? जब आपतित किरण का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, तो अपवर्तन होगा वैसे केस में। अभी ना देखें कि अपवर्तन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो लिखो, तब अपवर्तन की घटना ना होकर जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तब अपवर्तन की घटना ना होकर क्या होगा? वेरी गुड, परावर्तन की घटना होती है, परावर्तन की घटना होती है।
इसी बात को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी बात को, वही जो हेडिंग है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। बेसिकली हम क्या बोले कि ये जो आई का जो एंगल है, हाँ जाओ ना, पूछने का जरूरत नहीं है, आना जाना लेट आओ, सब पूछने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आई का जो एंगल है वो अगर क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण से अगर ज्यादा हो तो मेरा अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन नहीं होता है, उसके बदले वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। उसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहां हम लोग बोल रहे थे कि आई को हम लोग जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा आर उससे ज्यादा बढ़ रहा है। क्रांतिक कोण क्या था, आई का वैसा एंगल जिसके लिए मेरा जो है आर का जो एंगल है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो आई को अगर हम वैसे एंगल, इसको हम लोग क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल बोल रहे थे। तो अगर क्रांतिक कोण से भी ज्यादा आई को बढ़ा दें, स्मॉल आई को अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा दें, तो वैसे केस में क्या होगा, लाइट तो दूसरे माध्यम में जा ही नहीं रहा है, यानी कि उसका क्या हो रहा है, अपवर्तन नहीं हो रहा है, उसके बदले उसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब वो जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में वापस चला गया। तो ऐसे सिचुएशन जिसमें कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा था, लेकिन कोण इतना बड़ा था मेरा कि वो अपवर्तन नहीं होकर परावर्तन हो गया, ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो यहां पे क्लास खत्म करते हैं। घर जाके एक बार रिवाइज करना है इस चीज को, नहीं समझ में आए कल के क्लास में फिर से पूछना, ठीक है। अभी कोई डाउट है, हाँ बताओ। डाउट है आके आराम से पूछ सकते हो, हम यहां पे ही वेट कर रहे हैं, जिन लोगों को डाउट पूछना है पूछ लो, बाकी लोग निकल सकते हो, ठीक है।